नमस्कार दोस्तों, आज के अंक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बड़ी अच्छी खबर एक आई है। वो ये है कि कतर में 8 भारतीय नाविक जो थे वो वहां के हिरासत में बंद थे और पिछले साल 12 अक्टूबर को उनको फांसी की सजा सुना दी गई थी। अब फांसी की सजा सुनाने के बाद जैसा होता है यहाँ पर कि उसको मोदी की हार मानी गई, क्योंकि मोदी हमेशा कहते थे कतर मेरा दूसरा घर है। और यहाँ पर जो विपक्षी दल है वो गिद्धों की तरह व्यवहार करने लगे, वो खुश होने लगे। इसे बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक एक हार बताया गया, लॉस बताया गया। लेकिन आज सुखद समाचार यह आया है कि उन सबको न सिर्फ उनका मृत्यु दंड समाप्त कर दिया गया है, बल्कि उनको पूर्ण रूप से रिहा कर दिया गया है और 8 में से 7 जो है आज भारत पहुंच भी गए हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी खबर है दोस्तों, और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। और कतर और भारत के बीच जो अच्छे रिश्ते हैं और जो अच्छा रिश्ता चल रहा है उसके एक और कड़ी के रूप में, एक सफल कड़ी के रूप में इसे देखा जाना चाहिए। और मोदी सरकार के लिए तो ये डिप्लोमेटिक जीत है ही। दूसरी खबर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। आजकल ये फैशन हो गया, अगर आप खलिहर वकील हैं, आपका कोई काम नहीं है, तो आप जब चाहें किसी भी मुद्दे पर एक जनहित याचिका दायर कर दीजिए। इसी तरह की याचिका थी। जो महाशय इस जनहित याचिका को दायर किए, उनका मानना था कि भारतीय संविधान में उप मुख्यमंत्री का कोई पद नहीं है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर का कोई पद नहीं है। वो ये सही कह रहे थे। तो वो कह रहे थे कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद जो है किसी भी राज्य में होना नहीं चाहिए, इसके लिए आप कोई निर्देश दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने उनको सुना और उसके बाद कहा कि जो भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर होता है या उप मुख्यमंत्री होता है वो सिर्फ एक मंत्री होता है। अब उस मंत्री का आप कोई भी नाम रख दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो एक मंत्री ही होता है। उन्होंने माना कि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि उप मुख्यमंत्री का कोई पद नहीं होता है, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और ये कहते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया। अर्थात भारत में हर राज्य में 2-4 उप मुख्यमंत्री बने रहेंगे। अगली खबर दोस्तों बिहार से है। आप सबको पता है कि आज बिहार में विश्वास मत का दिन था। विश्वास मत प्राप्ति से पहले जो विधानसभा के वहां पर अध्यक्ष थे अवध बिहारी चौधरी, उनको पहले हटाया गया। हालांकि वो बेचारे खुद ही आश्वस्त नहीं थे अपने पद को लेकर के, लेकिन उनको जो है हटा दिया गया। और उस समय उनको हटाने के पक्ष में 125 और उनको बनाए रखने के लिए 112 मत पड़ा था। अर्थात 112 विधायकों ने उनका समर्थन किया था। तो उसी समय स्पष्ट हो गया था कि विश्वास मत किसके पक्ष में जाएगा और क्या होगा। लेकिन एक औपचारिकता थी, औपचारिकता पूरी भी की गई और उस समय पक्ष में 129 वोट पड़ा। जो विपक्षी पार्टियां थी उन्होंने वॉकआउट कर दिया। इससे ये पता नहीं चल पाया कि विपक्ष में कितने वोट पड़ते। लेकिन दोस्तों, जो विश्वास मत की चर्चा हुई उसमें एक आदमी बहुत जबरदस्त रूप से विनर बनकर उभरा है, वो है तेजस्वी यादव। उसने गजब का भाषण दिया। आपने लालू जी का भाषण सुना होगा। उनके भाषण में व्यंग्य होता था। जो विपक्ष के नेता होते थे उन पर वो छींटाकशी किया करते थे, उनको अपमानित किया करते थे। और कई बार तो ऐसा भी हुआ कि जिसको आप गाली तो नहीं कर सकते लेकिन उसके समकक्ष जरूर रह सकते हैं, वो विपक्षियों के लिए उन शब्दों का भी इस्तेमाल किया करते थे। इसके विपरीत उन्हीं के लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव हैं। उन्होंने बड़े ही शालीनता से उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कई सारे मुद्दे उठाए। कुछ मुद्दे जो था वो वाकई आने वाले समय में भी बिहार में चुनावी मुद्दा अवश्य ही बनेगा। अगर लोकसभा के चुनाव में वो मुद्दा नहीं बनेगा तो विधानसभा के चुनाव जो 1 साल बाद होने वाला उसमें तो अवश्य ही मुद्दा बनेगा।
लेकिन सबसे ज्यादा मैं कायल हूं उनकी शालीनता की। उन्होंने जिन शालीन शब्दों से नीतीश जी को धोया और बहुत अच्छे से धोया, उसका एक मैं आपको उदाहरण देता हूं। उन्होंने कहा कि नीतीश जी हमें छोड़कर चले गए, लेकिन उन्होंने जाने का कोई कारण नहीं बताया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि वहां मन नहीं लग रहा है। तेजस्वी ने कहा कि क्या हम लोग आपका मन लगाने के लिए आपके साथ थे? हम लोग क्या नाच गा के आपका मनोरंजन करते जिससे आपका मन लगा रहे और आप हमारे साथ में रहें? ये बहुत ही सही बात उन्होंने कहा, क्योंकि नीतीश जी जब भी किसी भी गठबंधन को छोड़ते उनके पास कोई मुद्दा नहीं होता है, छोड़ने का कोई कारण नहीं होता है, बस वो छोड़ देते हैं। बस जैसे नहीं होता कि मन नहीं किया बस चलो यहां से उठ के, वो कुछ उसी भांति वो करते हैं। इस बार भी उन्होंने वही किया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नीतीश बाबू ने गलत किया सही किया, यहां पे ये नहीं। आप कम से कम कारण तो बताइए कि आपको साहब ये गठबंधन क्यों पसंद नहीं है, आप क्यों इस गठबंधन में नहीं रहना चाहते। दूसरी चीज, जो विधानसभा में जिस प्रकार से आज जो पूरा संचालन वहां पे लोगों ने जिस तरह अपनी बातें रखी है, दोस्तों आप लिख के रखिए कि धीरे धीरे, मैं पहले भी कहता रहा हूं कि नीतीश खुद अपनी प्रासंगिकता खोते जा रहे हैं। आज जब वो बोल रहे थे उन्होंने वही पुराना राग कि लालू यादव, उनके पारिवारिक भ्रष्टाचार, परिवारवाद, इन सब पर इन्होंने बात की, लेकिन इन्होंने कोई भी ऐसा कॉन्क्रीट जिसको बोलते हैं कि एक मुख्य मुद्दा जो आप पे वो आरोप लगा रहे हैं, आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं, आप उससे कन्नी काटते हुए नजर आ रहे हैं। और आने वाले समय में अगर बिहार में जो राजनीतिक लड़ाई अब होगी, भविष्य की बिहार में जो लड़ाई होगी, वो सिर्फ दो पार्टियों के बीच में होगी। एक तरफ भाजपा और उसके समर्थित दल होंगे, और दूसरी तरफ आरजेडी और उसके समर्थित जो वामपंथी हो गए वो लोग होंगे, और यहाँ पे किसी के लिए कोई जगह नहीं। और मैं आपको कह रहा हूं कि अगले विधानसभा चुनाव तक लिख कर रख लीजिए दोस्तों कि इनकी पार्टी, अगर यही रवैया इनका रहा तो अभी तो 45 एमएलए इनके पास में, अगले विधानसभा चुनाव इनका 20 एमएलए नहीं होगा। और जो इनके पार्टी के और लोग हैं इस बात को भली भांति जानते हैं। और एक साल तो बहुत दूर के, अभी लोकसभा चुनाव से पहले भी बहुत कुछ होगा। ये ठीक है भाजपा के साथ में, लेकिन लोग इनके साथ नहीं रहना चाहते हैं, नीतीश कुमार के साथ अब लोग रहना नहीं चाहते, क्योंकि न तो इनमें अब वो पहले वाली बात रही, न तो इनका वो करिश्मा बरकरार रहा। और बार बार पलटी मार के, आप अच्छे बुरे जिस कारण भी पलटी मारते हैं, आपने अपना जो करिश्मा था, जो लोगों के बीच में आपकी पकड़ थी, जो आपकी विश्वसनीयता बनी हुई थी लोगों के बीच में, वो अब खत्म होते जा रही है। और वहां पे अब देखिए नीतीश कुमार की बस एक भूमिका है कि इन्होंने जंगल राज से बिहार को बाहर किया, लेकिन बाहर करने के बाद में प्रारंभिक वर्षों में इन्होंने काम किया है, ऐसा नहीं काम नहीं किया है, लेकिन जो इनसे उम्मीद थी वो ये नहीं कर पाए। और आने वाले समय में आप देख लीजिएगा, ये तेजस्वी बनाम जो है अब वहां पे भाजपा की राजनीति होने वाली है, और वहां पे अभी और कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन जैसा आज दिख भी रहा था इनके बॉडी लैंग्वेज से, अब ये जो इनका रसूख हुआ करता, जो इनका इकबाल हुआ करता था, वो अब खत्म हो चुका है दोस्तों। आइए अब एक और विषय पे बात करते हैं। दोस्तों, कांग्रेस में भगदड़ की स्थिति बनी हुई है। जिस प्रकार से सभी राज्यों, जो भारत के जो राज्य हैं, जो कांग्रेस की वहां पर राज्य इकाइयां हैं, उनसे जो खबर आ रही है उसको अगर सच माना जाए, और सच क्यों ना माना जाए, कुछ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी अपनी बात रखें, और जो कुछ होने वाला है, जिस तरह से इनके जो पुराने दिग्गज नेताओं के बीच में बेचैनी फैली हुई है, और जिस तरह से त्यागपत्र का दौर चल रहा है, यकीन मानिए दोस्तों, कांग्रेस में भगदड़ की स्थिति है। और इंडियन एक्सप्रेस ने तो आज ये खबर तक छाप दी है कि जो राहुल की न्याय यात्रा बड़े ढोल बजा करके जोर शोर से प्रारंभ हुई थी, उसको भी छोटा किया जा रहा है। अर्थात जितने दिन तक वो यात्रा चलनी थी, अब उसको भी, उसकी अवधि को जो है घटा दिया गया है।
और वेस्टर्न यूपी का जो हिस्सा था जहां से उन्हें गुजरना था उसको इस न्याय यात्रा से बाहर कर दिया गया, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि जब जयंत चौधरी चले गए एनडीए में, इसके बाद वहां पे इनके लिए कुछ अब बचा नहीं है और यहां से गुजर करके ये जो अखिलेश यादव का जो मुस्लिम वोट है उसको ही कम करेंगे। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो इनकी यात्रा की अवधि थी उसको अब कम कर दिया गया। लेकिन दोस्तों समाचार आई है महाराष्ट्र से, जहां पर जितने ये एनडीए अलायंस के समर्थक पत्रकार हों, राजनीतिक पंडित हों, सबको 2-3 राज्यों पर भरोसा था। ये बड़े जोर शोर से 15 दिन पहले तक जोर जोर से कहा करते थे कि भाई बंगाल में खेला होगा, बिहार में खेला होगा, महाराष्ट्र में खेला होगा। ये इनको 3 राज्यों पे बहुत ज्यादा विश्वास था कि एनडीए अलायंस को यहां से बहुत सीट मिलेगी। तो भैया स्थिति आज की तारीख में ये है कि वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने इनको टाटा गुड बाय कर दिया है। कांग्रेस को कहा कि 2 सीट पर लड़ना है तो लड़ो, नहीं तो वो भी नहीं देंगे। और एक चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर ये अकेले वहां पे कांग्रेस और वामपंथी मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो उसका सबसे ज्यादा फायदा भाजपा को होने वाला है। और जो 2 सीट, मैं फिर से कह रहा हूं दोस्तों, जो 2 सीट अभी कांग्रेस के पास ही है वो भी उनसे छीन ली जाएगी। अब आइए बिहार में, तो बिहार में नीतीश बाबू ने जो ही पलटा मारा तो जो इनके थोड़े बहुत बचे हुए थे उसमें भी बड़े से बड़े राजनीतिक पंडित ये कहने की स्थिति में नहीं था कि वहां पे एनडीए अलायंस को जो 40 में 40 सीट मिल जाएगी। वहां पे अभी भी वो यही कहते थे कि 10-15 सीट मिलेगा। लेकिन नीतीश बाबू के पलटा मारने के बाद अब स्थिति 15 से अब जो है सो जो नए सर्वे के आंकड़े आ रहे हैं उससे 5-7 सीट तक वो सीमित कर दिया गया है एनडीए अलायंस को। तो यहां से भी गए। अब बचा था महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में इन लोगों को बहुत बहुत उम्मीद थी कि बस महाराष्ट्र ही जो है कांग्रेस का बेड़ा पार करेगा या एनडीए अलायंस का बेड़ा पार करेगा। तो सबसे पहले तो दोस्तों हुआ ये कि उद्धव साहब की पार्टी, उनका चुनाव चिन्ह उनके हाथ से चला गया, शिवसेना। उसके बाद बचे थे शरद पवार, तो उनका भी चुनाव चिन्ह और उनका जो पार्टी का नाम है वो भी उनके भतीजे अजीत पवार लेकर चले गए। अब बची थी कांग्रेस। कांग्रेस को लग रहा था कि बस इन तूफानों से हम तो पूरी तरह से बच गए हैं। लेकिन आज सुबह अशोक चौहान सबसे पहले जाकर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर से मिलते हैं और उनको अपना विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा का कागज पकड़ा देते हैं कि भाई मैंने रिजाइन कर दिया। बाद में बाहर आकर वो बताते हैं पत्रकारों को कि भाई मैंने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से भी त्याग पत्र दे दिया है। तो उनका माने कांग्रेस से जो पूरा नाता था उन्होंने समाप्त होने की घोषणा कर दी। अब अशोक चौहान है कौन? इनके पिता जो थे ये एक बहुत बड़ा मैंने पॉलिटिकल फैमिली है, महाराष्ट्र के एक बड़े पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं। नांदेड़ और जो मराठवाड़ा का पूरा बीड़ वगैरह जो इलाका है पूरा, उनमें इनका काफी प्रभाव है। इससे कोई इनकार नहीं करता, सबका मानना है कि इस परिवार का वहां पे काफी प्रभाव है, अर्थात मराठवाड़ा में इनका प्रभाव है। अब जो खबर आ रही है उसके अनुसार ये भाजपा में ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन भाजपा में अकेले ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। खबर ये भी आ रही है कि इनके साथ में 10 से 12 कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस को 40 विधायक है, उसमें से 12 विधायक जो है वो भी कांग्रेस को टाटा बाय बाय करने वाली है और वो सबके सब जो है भाजपा में शामिल होने जा रही है। इससे पहले दोस्तों महाराष्ट्र कांग्रेस में सबसे पहले तो जो मिलिंद देवड़ा है उन्होंने पार्टी छोड़ दिया, वो चले गए एकनाथ शिंदे के साथ में। उसके बाद में जो वहां पे एक बड़े सेलिब्रिटी नेता जिसको हम कहते हैं, सेलिब्रिटी पॉलिटिशियन बाबा सिद्दीकी, तो बाबा सिद्दीकी जो है उन्होंने भी कांग्रेस को त्याग दिया और वो चले गए अजीत पवार के साथ में। अब थे अशोक चौहान, तो ये भी वहां से छोड़ के जा ही चुके हैं। अब पता नहीं किस पार्टी में शामिल होंगे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अभी मैंने ये तय नहीं किया कि मैं किस पार्टी में जाऊंगा। अब वो कुछ अपना बार्गेन कर रहे होंगे सभी पार्टियों के साथ में। महाराष्ट्र में जिन पार्टियों में भी क्षमता है उसके साथ में मजबूत है उसका तो कुछ बार्गेन कर रहे होंगे। 1-2 दिन में वो भी खबर आ जाएगी। लेकिन खबर दोस्तों यहीं पे रुक नहीं जाती है। संजय निरुपम बहुत बड़े बड़बोले नेता हैं कांग्रेस के, आप हमेशा उनको टीवी पे देखते होंगे, वो भी अपना एक पैर उठा चुके हैं। वो भी कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं और वो भी कांग्रेस छोड़ने वाले हैं। ये खबर है, ये सूत्रों के हवाले से खबर, अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन इस बीच
कांग्रेस को महाराष्ट्र कांग्रेस में मची इस भगदड़ का एहसास हो गया है। उन्होंने महाराष्ट्र जो कांग्रेस इकाई है उसके जो अध्यक्ष है नाना पटोले उसको उनको जो है सोनिया गांधी ने दिल्ली तरफ कर लिया। आज शाम तक वो जाएंगे दिल्ली और पता नहीं वो जाकर वहां पे क्या करेंगे, रिपोर्ट ही देंगे कि क्यों लोग कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं, क्यों लोग कांग्रेस में नहीं रहना चाहते हैं। अब पता नहीं सोनिया जी उनको कौन सा मंत्र देंगे जिससे वो कुछ कांग्रेस का महाराष्ट्र में बचाव कर सके। तो ये तो दोस्तों स्थिति हुई छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र की। लेकिन छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भी सब कुछ ठीक नहीं है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के एक राज्यसभा के सदस्य हैं, नाम अभी मैं नहीं बताऊंगा, मुझे पता है, लेकिन जब तक कुछ और खबर नहीं आती मैं इसको डिस्क्लोज करना ठीक नहीं समझता हूं। तो वो भी राज्यसभा के सदस्य हैं, उनको लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन वो इतने खिन्न हो चुके हैं अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर कांग्रेस में कि वो भी त्यागपत्र देने को तैयार है और वो भी कांग्रेस छोड़ने को तैयार है। तो ये हुई छत्तीसगढ़ की। अब जहां भी आप जाइए हर जगह देखिए, कोई भी जो नेता होता है, नेतागिरी आज की तारीख में समाज सेवा नहीं है, ये कैरियर है। जैसे आप पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं और आप आईएएस बनते हैं, पीसीएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, ये आपका कैरियर है। उसी तरह से जो आज के नेता हैं उनके लिए पॉलिटिक्स जो है उनका कैरियर है। उसमें अपना बिजनेस बढ़ाते हैं, अपना रसूख बढ़ाते हैं और जो भी वो पाना चाहते हैं वो इस पॉलिटिकल कैरियर के थ्रू पाना चाहते हैं। अब कांग्रेस की स्थिति ये है कि आज के तारीख में जो उसके नेता हैं उनको लगता है कि इस पार्टी में रहकर हम वो सब प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए स्वाभाविक है कि भाई जहां हम कुछ प्राप्त ही नहीं कर सकते उस पार्टी में रहने से क्या फायदा। तो वो वहां से अब निकलना चाहते हैं। और दूसरा सिग्नल जो है कांग्रेस को एक और मिल गया है। अब देखिए दोस्तों, अब तक ये लोग एनडीए का मजाक उड़ाते थे कि इनके साथ जो भी पार्टियां थी सब छोड़कर चली गई तो चढ़ी गई। तो देखिए सबसे पहले नीतीश लौट के आ गए, नीतीश लौट के आए, जयंत चौधरी लौट के आए। जो अभी खबर आ रही है कि टीडीपी जो एक जमाने में एनडीए हुआ करती थी वो भी चंद्रबाबू नायडू भी आ रहे हैं। अब जिस पर सबसे ज्यादा लोग मजाक उड़ाते थे अकाली दल पर, पंजाब में खबर यह है कि वो भी एनडीए में शामिल होने जा रही है। क्योंकि हर पार्टी को अपना अस्तित्व बचाना है, हर पार्टी को अपना भविष्य देखना है। जो वैचारिक प्रतिबद्धता की बात एक जमाने में हुआ करती थी वो जमाना कब का बीत चुका है। ये नेहरू और इंदिरा का जमाना नहीं है दोस्तों, ये मोदी काल है। इस मोदी काल में हर पार्टी को अपने अस्तित्व को बचा कर रखना सबसे बड़ी उनकी प्राथमिकता बनकर रह गई है। अब सोचिए कि जो पार्टियां इनको छोड़कर गई थी वो सारे के पार्टियां आज के जो राजनीतिक हालात हैं, जो वास्तविकता उसको समझती है, इसलिए वो वापस लौट के आ रही है। और तो और उद्धव ठाकरे जो दिन में पानी पी पी कर भाजपा को गाली देते हैं, अब उनके स्वर बदल रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि भाई हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हम तो आपके दोस्त हैं। तो आने वाले दिनों में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि पीछे चोर दरवाजे से जो उद्धव ठाकरे और उनका जो ग्रुप है वो भी पीछे दरवाजे से जो पता लगा कि एक दिन अमित शाह के घर पहुंच गया है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये राजनीतिक वास्तविकता है दोस्तों। अब इस स्थिति में कांग्रेस में कौन रहना चाहेगा? अगर आप जो है महत्वाकांक्षी हैं तो और आपके कुछ लक्ष्य हैं, उसको प्राप्त करने के लिए कांग्रेस में रह के आपको क्या मिलने वाला है? इसलिए हर कोई आज के तारीख में कांग्रेस को छोड़ रहा है और हर जगह छोड़ रहा है, कहीं पे थोक के भाव में छोड़ रहा है। कार्यकर्ता जो है, जो कार्यकर्ताओं का जो मोरल होता है वो इतना गिरा हुआ है, इतना डाउन है आज के तारीख में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कि आप उनसे बात कीजिए। वो कहते हैं आप जब चुनाव की बात कीजिए, बोले हम लोग 120-30 मिल जाएगा, कोई बोलेगा जो अधिकतम बोलेगा वो 150 बोलता है मिल जाएगा। तो 150 पाके ही तुम क्या करोगे? 150 पाने वाली पार्टी जिसका नेता, हर नेता जो है जितना जीतने की उसकी औकात होती है उससे कहीं बढ़ चढ़ कर बात करता है। वो जब खुद ही कह रहा है 150 मिलने वाला, इसका मतलब है कि उसको 100 सीट नहीं मिलने वाला है। और जो ममता दीदी ने कहा है कांग्रेस के लिए कि इस बार 40 सीट मिलेगी, 40 सीट मिलेगी, 40 सीट बचा लो। और प्रधानमंत्री ने भी
संसद में अपने भाषण दौरान कहा कि मैं नहीं कह रहा हूं, आपके साथ जो इंडिया अलायंस में वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को इस पर 40 सीट भी नहीं मिलेगी। तो जिस पार्टी को लोकसभा के 550 सीट में से 542 सीट में से 40 सीट मिलने का भरोसा नहीं, उस पार्टी के साथ कोई भी आदमी, कोई भी नेता क्यों रहना चाहेगा? सोचिएगा दोस्तों। लेकिन तेजस्वी आज का विनर है। मिलते हैं दोस्तों अगले अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।